जवान भाइयों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। जवान भाइयों, आपको और आपके परिवार को नए साल की शुभकामनाएं। जवान भाइयों, 20 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी भारत सरकार के साथ में हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग का नेतृत्व JWO नलिन तलवार ने किया। उनके अलावा कैप्टन राजेंद्र सुहाग, हवलदार बलवंत, हवलदार धर्मपाल और सूबेदार बलबीर और भाई मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से कपिल फौजी शिलानी। जवान भाइयों, हमने माननीय राजनाथ रक्षा मंत्री जी के सामने जो जवानों की मांग थी बड़े जोरदार ढंग से उठाई और जोरदार ढंग से ही अपनी मांगों को उनके समक्ष विरोध भी दर्ज करवाया। जवान भाइयों, जो हमारी माननीय रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग हुई वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और मीटिंग कम से कम एक घंटे के करीब ही चली। जवान भाइयों, मैं जो मांगे रखी वो आप लोगों के सामने बता देता हूं, क्योंकि ये मीटिंग हमने जो रक्षा मंत्री के सामने हमारी जो मीटिंग हुई थी तो किसान आंदोलन के कारण हमने इसको आपके सामने नहीं लेके आए, क्योंकि सार्वजनिक उस समय नहीं कर सके क्योंकि किसान आंदोलन था। और अभी जब लोग अपने पूर्व सैनिकों को पता लग रही है कि हमारी मीटिंग हुई है पूर्व सैनिकों की रक्षा मंत्री के सामने, तो हमने क्या क्या मांगे रखी, क्योंकि फोन अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दिन में कम से कम 50-60 फोन तो आ ही रहे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि हमने क्या मांगे रखी, हूबहू जो माननीय रक्षा मंत्री जी को जो मांग पत्र दिया था और उसी पे हूबहू मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि भाई हमने क्या मांगे रखी। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचता है तो एक दूसरे पूर्व सैनिक के पास में पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि एक जागरूकता बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर हमने कोई मांग माननीय रक्षा मंत्री के सामने रखी है तो वही मांगे अगर आप एक दूसरा वीडियो भेजोगे, दिल्ली से आप राजस्थान से केरला से आप बिहार से आप पंजाब से आप गुजरात भेजोगे तो वहाँ के सैनिक जागरूक होंगे और वो भी अपनी किसी ना किसी तरह से माननीय रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग करेंगे और जवानों की मांगों को रक्षा मंत्री के सामने बड़े जोरदार से ढंग से उठाएंगे, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, हम तो सीधी बोलते हैं। भाई जो हमने माननीय रक्षा मंत्री के सामने जो पॉइंट वाइज जो बातें रखी जवानों से संबंधित जो मांगे थी, मैं आपको हूबहू ऐसे के ऐसे मांग पत्र से बता देता हूं। सबसे पहले मिलिट्री सर्विस पे 2006 में छठे वेतन आयोग ने मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की थी, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मान कर लागू कर दिया था। मिलिट्री सर्विस पे यूरोप देशों में दी जाती थी, जिसको देखकर भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की। आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए हैं सब में सेना के ऑफिसर को ही नियुक्त किया गया था, और जब छठे पे कमीशन ने मिलिट्री सर्विस पे को लागू करने की सिफारिश की थी तो यह हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि छठे पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 1000 रुपये और ऑफिसर को 6000 रुपये महीना दी जाए। लेकिन एक क्लास 1 सिविल ऑफिसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जिन यूरोपियन देशों की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे लागू कर रहे हैं वहां तो मिलिट्री सर्विस पे जवान और ऑफिसर को एक बराबर दी जाती है, और हम यहाँ पर इतना बड़ा अंतर जवान और ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे में डाल रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों के लिए मिलिट्री सर्विस पे जवानों के लिए 2000 रुपये और ऑफिसर के लिए 6000 रुपये लागू की थी। आप लोगों को सबको मालूम है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पे कमीशन में बैठे सेना के ऑफिसर को दूसरे देशों में मिलने वाली फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर के लिए उन्हें दूसरे देशों में जवानों को मिलने वाली सुविधाएं दिखाई नहीं देती। पे कमीशन में बैठे ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर के बारे में सोचते हैं और जवानों के साथ भेदभाव करते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है। हमारी मांग है कि जिन यूरोपियन देशों की तरफ देखकर सेना को मिलिट्री सर्विस पे दी गई, उन यूरोपियन देशों की तर्ज पर ही भारत में जवानों और ऑफिसर को एक बराबर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। अगर सरकार जवानों को मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर के बराबर 15,500 रुपये नहीं दे सकती तो ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे भी जवानों के बराबर 5200 रुपये कर दी जाए। बिल्कुल हमने जोरदार ढंग से विरोध दर्ज करवाया है रक्षा मंत्री के सामने। ये हूबहू यही बातें
उनके सामने रखी। दूसरी मांग थी भाई सेवन पे कमीशन। सेवन पे कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार और सेना के ऑफिसर द्वारा जवानों के साथ पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि जवान किसी दूसरे देश के हों। पूरी दुनिया में हमारे देश ने जवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव करने का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसे कोई भी देश आने वाले समय में भी नहीं तोड़ सकता। माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्र सरकार द्वारा सेवन पे कमीशन को लागू करते समय दिसंबर 2015 को मिलने वाली पेंशन को ऑफिसर के लिए 2.67, 2.72, 2.78 तथा 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करने का फार्मूला अपनाया गया, लेकिन जवानों के लिए सभी नियमों को नजरअंदाज करके 2.57 का फार्मूला लागू किया गया। ऐसा फार्मूला दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं अपनाया माननीय रक्षा मंत्री जी, जिसमें जवानों के लिए अलग अलग और ऑफिसर के लिए अलग अलग फार्मूला अपनाया गया हो। सेना के जवानों के साथ ऐसा अन्याय देखकर लगता है कि केंद्र सरकार जवानों को अपने देश के सैनिक मानता ही नहीं है। क्या देश भावना, देशभक्ति का जज्बा मन में लेकर 17-18 साल की उम्र में भर्ती हुए जवान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो केंद्र सरकार जवानों के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है? श्रीमान रक्षा मंत्री जी, हमारी मांग है कि सेवन पे कमीशन के लिए जवानों के लिए भी 2.81 का फार्मूला लागू किया जाए। अगर सरकार जवानों को 2.81 का लाभ नहीं दे सकती तो दोनों का सम्मान करते हुए ऑफिसर के लिए भी 2.57 का फार्मूला लागू किया जाए, जिससे जवानों का मनोबल नहीं टूटे। माननीय श्रीमान रक्षा मंत्री जी, क्योंकि हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए इंसाफ, जिससे हमारी सेना का मनोबल अप रहे। तीसरी जो मांग डिसेबिलिटी पेंशन। श्रीमान जी, हम मांग पत्रों के माध्यम से पिछले 8 सालों से डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर और जवान की एक बराबर करने की मांग कर रहे थे, और हम इस मुद्दे को मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि इस मुद्दे में भेदभाव को लेकर सर्विस कर रहे जवानों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण आज हमें खुलेआम सभी प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठाना पड़ रहा है, और केंद्र सरकार यह बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अब डिसेबिलिटी पेंशन की सच्चाई जानने के बाद सर्विस कर रहे जवान क्या सोचते होंगे। श्रीमान जी, अब जवानों का जोश और हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर और जवानों की एक बराबर करके यह काम कर सकती है। श्रीमान जी, अगर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी जवानों की है तो जवानों की पे, पेंशन तथा दूसरी सुविधा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है माननीय रक्षा मंत्री जी। श्रीमान जी, सेवन पे कमीशन में ऑफिसर की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 75,870 रुपये और एक जवान की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 9,000 रुपये है। वहीं सेवन पे कमीशन में ऑफिसर की वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2,52,000 रुपये है, और एक जवान की वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ 18,000 रुपये है। श्रीमान जी, इसका मतलब निकलता है कि अगर एक ऑफिसर दफ्तर के बाथरूम में गिरकर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको कम से कम डीए लगा के कम से कम 90,000 के करीब मिलेंगे, कम से कम महीना डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। और वहीं पर एक जवान जो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए 30 गोलियां खाने के बाद डिसेबल्ड हुआ है को मात्र 18,000 रुपये महीना डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। सही में मेरा देश महान है श्रीमान जी, माननीय रक्षा मंत्री जी। श्रीमान जी, हमारे देश ने यूएनओ में ह्यूमन राइट एक्ट बनाकर जमा कराया है। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ बेइंसाफी नहीं की जाती। देश में सभी देशवासियों के लिए बराबर का हक है। हमारे देश ने यूएनओ में डिसेबिलिटी एक्ट 1995 भी जमा करवाया है कि इंडिया में सभी डिसेबिलिटी व्यक्तियों को बराबर सुविधाएं दी जाती है और डिसेबिलिटी व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। श्रीमान जी, शरीर की कीमत सभी के लिए एक जैसी होती है, वह जवान हो या ऑफिसर। ऐसा तो नहीं है कि ऑफिसर का शरीर हीरे जवाहरात का बना हो और जवान का शरीर मिट्टी या लोहे का बना हो। हम सर्विस पेंशन में जवान और ऑफिसर में निश्चित अनुपात में अंतर को मानते हैं। बेसिक पेंशन के अंतर को मानते हैं क्योंकि वो ऑफिसर हैं और एक जवान है, तो अंतर होना चाहिए। उसकी बेसिक पेंशन हमेशा ऊपर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सेना चलानी है। पर ये जो अलाउंस है डिसेबिलिटी पेंशन मिलिट्री सर्विस पे, ये एक अपने एक जोखिम भरता है। अपने शरीर को दाव पे लगाते हैं देश में, अपने शरीर को अंग भंग करते हैं, आंखें देते हैं, एक हाथ दे देते हैं, दोनों हाथ दे देते हैं, दोनों पैर दे देते हैं।
लेकिन यहाँ बात डिसेबिलिटी पेंशन की हो रही है, जो सभी को एक बराबर मिलनी चाहिए। वैसे भी जिस तरह इस समय भारत सरकार डिसेबिलिटी पेंशन दे रही है, ये जवानों के ह्यूमन राइट का घोर हनन है। श्रीमान जी, हमारे कानून के अनुसार अगर डिसेबिलिटी व्यक्ति को पेंशन या गुजारा भत्ता दिया जाता है तो वह सभी डिसेबिलिटी व्यक्तियों को एक बराबर परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। और किसी भी सर्विस में देख लो, किसी भी विकलांग पेंशन में देख लो, सबको एक एक दिया जाता है। ऐसा हर एक स्टेट में लागू भी है और हर एक स्टेट अपंगता भत्ता बिना किसी भेदभाव के डिसेबिलिटी की परसेंट के हिसाब से देती है। श्रीमान जी, भारतीय सेना के जवान भी भारतीय कानून के अंतर्गत आते हैं और उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त है। श्रीमान जी, डिसेबिलिटी पेंशन शारीरिक अपंगता के आधार पर दी जाती है और उसमें रैंक और सर्विस की लंबाई का कोई आधार नहीं बनता। लेकिन भारतीय सेना ने डिसेबिलिटी पेंशन आए सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन उनकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज के आधार पर नहीं बल्कि रैंक और सर्विस की लंबाई के आधार पर दी जाती है। श्रीमान जी, क्या केंद्र सरकार को लगता है कि सेना के अफसर कंधे पर टैंक रखकर लड़ते हैं और जवान निठल्ले हैं? जो जवान और अफसर की डिसेबिलिटी पेंशन में इतना बड़ा गैप डाला है। श्रीमान जी, हम 7 पे कमीशन की डिसेबिलिटी की पूरी फाइल आपके सामने खोल के रख रहे हैं, चाहे वो पहले पे कमीशनों की बात हो, चाहे वो 7 पे कमीशन की बात हो। हम पहले पे कमीशनों की बात करते हैं तो सिर्फ अफसर और जवानों की डिसेबिलिटी में 250 रुपये तक का फर्क था। और आज जहां जवान अगर 50% भी लेता है तो वो कम से कम 5500 रुपये लेता है। और एक जो अफसर है वो डिसेबिलिटी पेंशन कहां तक चढ़ा दिया, 2,72,000 तक। श्रीमान जी, इससे हमारे देश के सैनिकों का और सेना का मनोबल टूट रहा है। जवान भाइयों, ये जो हमने जो 3 मांगे रखी, ये इनके ऊपर कम से कम 35 मिनट तक हमारी जोरदार हमने अपनी तरफ से जोरदार ढंग से इन बातों को सबूतों के आधार पर माननीय रक्षा मंत्री को के सामने रखी है और विरोध भी जोरदार ढंग से ही दर्ज करवाया है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे चाय पी के आगे नहीं। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी बड़ी गंभीरता से इन बातों को सुना भी है। उसके बाद में हमने माननीय रक्षा मंत्री के सामने डीए जो पिछले साल बंद कर दिया था 1.5 साल का, हमने माननीय रक्षा मंत्री के सामने रखा कि माननीय रक्षा मंत्री जी, अगर आप रक्षा बजट को आप घटाना चाहते हो, क्योंकि पे पेंशन पे बहुत 80% के करीब ये खर्चा हो रहा है, तो अगर आप हमारे को 3 घंटे तक अलग समय देते हो तो रक्षा बजट को घटाने की हम पूरी फाइल आपको देते हैं कि किस तरह से घट सकता है। जैसे कि आप डीए की बात कर लो, तो अगर आप 2% बढ़ाते हो तो एक पेंशनर को तो सिर्फ 2% बढ़ता है तो सिर्फ उसके 200 रुपये तक बढ़ेंगे, 360 तक। और वहीं पर अगर एक ऑफिसर के आप बढ़ा रहे हो तो उसके 2000 रुपये तक बढ़ रहे हैं। तो ये गैप, क्योंकि महंगाई सबके लिए बराबर है, क्योंकि सबको पेट्रोल पंप पे एक समान ही एक राशि से ही तेल डलता है सबको। अगर कोई राशन की दुकान पर जाता है तो चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे कोई सैनिक हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, कोई एसपी हो, कोई कलेक्टर हो, उनको भी दाल एक ही रेट से मिलती है। तो महंगाई भत्ता आप जो दे रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई भत्ते की को इस तरह से दिया जाए कि वो एक समान हो। ये नहीं है कि किसी को 200 रुपये मिल रहे हैं तो किसी को 4000 रुपये मिल रहे हैं। ये महंगाई भत्ता नहीं है। इसके अलावा हमने जो बात रखी वो रखी एक रैंक एक पेंशन, जो जुलाई 2019 में रिवीजन हुआ था वो अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है। उसके बाद में जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई थी उसके ऊपर एक जस्टिस रेड्डी की कमेटी बनाई गई थी एनोमली के लिए, वो भी अभी तक बाहर नहीं आई है। तो वो भी उसमें जो भी उन्होंने रिपोर्ट दी है उनको सामने लाया जाए और उसको लागू भी किया जाए। इसके अलावा जो हमने रखी कि भाई जो एक लेटर आया था पिछले महीने कि नौकरी बढ़ाने और पेंशन कम करने का, श्रीमान जी उसके सामने भी हमने बड़े जोरदार ढंग से इसको बात रखा कि जवानों की समझता इतनी नहीं है कि वो 40 साल के बाद में अपने कंधों पे बोरी उठा उठा के पहाड़ियों में चढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड का वर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। इनका जो उम्र है, क्योंकि पहले ही भारतीय सेना की एक प्रथा चलती आ रही है कि भारतीय सेना को जवान रखा जाए,
तो जवान रखने के लिए, क्योंकि जवान ही सबसे आगे मोर्चों पे डटते हैं, तो इस को जो एज का है ये फैक्टर, क्योंकि इसमें जो जवानों का है वो ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे और उनका एक मनोबल भी टूटता है। तो आप इसको बड़े देखो कि कैसे माँ, और तो पहले से भी हैं, जैसे हमारे सेना के ऑफिसर हैं, तो अगर आप उनकी 60 साल करना चाहते हो तो हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले भी 57 साल उनकी एज थी। तो जवानों के मैटर को थोड़ा आप इसको देखिए। दूसरी और भाई इसके अंदर फिर हमने एक सहायक प्रथा को भी रखा। कुछ भाई बोलते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं सहायक प्रथा को। इससे सुप्रीम कोर्ट को में चुनौती देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेना सर्कुलर निकालती रहती है हर महीने, हर 2 महीने में, कि कोई भी ये गलत काम ना करवाया जाए बड़ी पीयर से। ऐसा करते हुए ये गलत है, क्योंकि सहायक प्रथा को कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से रख ही नहीं सकता कि भाई रख ही नहीं सकता इसमें कि सेना में ये लागू है पूरी की पूरी, कि सेना में जवानों से जूते पुलिस कुत्ता घुमाई, उनके घर के काम करवाए जाते हैं, गाड़ियां साफ करवाई जाती हैं, बच्चों की पोटी उठवाई जाती हैं। तो इसको वहां तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना वो चुनौती होगी, क्योंकि ये कोई सामने आएगा नहीं। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज है कि श्रीमान जी, इसके ऊपर जो मिलिट्री लॉ है, मिलिट्री लॉ में कानून में संशोधन करके, और इसमें अगर कोई जवानों से इस तरह के काम 2वीं दर्जे के करवाता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान हो, चाहे फांसी की सजा हो, वो आप लोगों को लेके आनी पड़ेगा, इस संशोधन करके लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए हम आपके साथ में भी हैं, क्योंकि प्रति साल हमारे 250 के करीब जवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात को भी आपके सामने भी आती हैं बातें, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में तो आप ही रखते हैं इन चीज़ों को कि कितने जवानों ने आत्महत्या करी है। इसके बाद में जो फील्ड के अलाउंस हैं, ग्लेशियर के हैं, हाई एल्टीट्यूड के हैं, कि श्रीमान जी सबको सर्दी एक समान लगती है, तो कोई भी अलाउंस होता है वो एक जोखिम होता है, वो व्यक्तिगत होता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत उस क्षेत्र में खड़ा है या सेवा दे रहा है या अपने ऊपर रिस्क ले रहा है या देश के ऊपर गर्दन कटवा रहा है। तो अलाउंस सबके समान होना चाहिए, जिससे सेना का मनोबल बढ़ेगा। और इसके अंदर भाई ये बातें थी सारी की सारी, और जो पहली 3 मांगे थी वो बड़ी ठोस से हमारी कम से कम 35 मिनट के करीब हमारी उनसे इन 3 मांगों के ऊपर चर्चा बड़ी गंभीरता से हुई, और बड़ी ही उन्होंने ध्यानपूर्वक हमारी एक एक बात को भी सुना। इसके लिए हम रक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात भाई, अभी इनके बाद में क्या हुआ, तो रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं इस लेटर के ऊपर जो भी आप लोगों ने मेरे को फाइलें दी हैं, मैं इनको बिल्कुल गहराई में जाऊंगा, और मैं माननीय CDS विपिन राव जी को ये पूरी फाइलें और आपका मांग पत्र मैं भेज रहा हूँ, और आपको 1 महीने के बाद में मैं पर्सनली मैं बुलाऊंगा। तो भाई वो 1 महीने के बाद में मेरे को अभी लग नहीं रहा, क्योंकि किसान आंदोलन है तो इसमें समय लगेगा। दूसरी बात भाई, हम ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पे बैठे नहीं, हम जवानों की मांगों को किसी न किसी तरीके से उठा रहे हैं। पिछले 10 साल से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जवानों के हकों की लड़ाई ग्राउंड पे आके लड़ रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला हो, चाहे रेल रोको हो, चाहे सद्भावना बस हो, चाहे इच्छा मृत्यु की मांग हो। तो अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ग्राउंड पे आके लड़ी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के संघर्ष के कारण सेना में बदलाव भी आया है, जिससे जवानों का मनोबल भी अप हुआ है। और मैं लास्ट में यही बात करूंगा भाई, लंबा हो गया, कि ज़्यादा शेयर कर देना। और भाई जब भी हम, क्योंकि अभी ये जो शीत सत्र था ये भी कैंसिल हो गया, तो हमने कई सम्मानीय सांसदों को मांग पत्र दिया था कि संसद में इन चीज़ों को उठाएं, तो उसके बाद में शीत सत्र ही कैंसिल हो गया। तो अभी आप ये देख सकते हो कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो कम से कम 2 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, तो 2 गाड़ियों में कम से कम 10,000 रुपये तो किराया लग जाता है। और भाई कुछ वहाँ गए हैं तो कुछ चाय पानी भी पीनी पड़ेगी, क्योंकि हम सुबह भागते हैं, तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं वो 70-80 साल के, तो उनको भी 2-2 रोटी के कहीं ना कहीं खिलानी पड़ती है, तो खर्चा बहुत हो रहा है। तो मेरा ये सोसाइटी के अकाउंट नंबर है, और अगर आप लोगों की हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो भी आपसे हेल्प हो
वो भाई इसमें सहयोग कर सकता है। अगर कोई हमारे से हमारे ये सोचता है कि हम ठीक रास्ते से या आप जो कि हमारे तरीके से नहीं मांग उठा रहे हैं जवानों की, तो भाई वो तो बेशक उसके अंदर 2 रुपया 4 रुपया डालने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे हैं हमारे सैनिक भाई हैं, अगर वो कोई पर्सनली तौर पे जानते हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करो, क्योंकि अकेले के बस की नहीं है यार। बहुत कम पेंशन है और उसमें भी अगर एक महीने में 2-3 टूर हो जाते हैं गाड़ियों के, तो उसमें भी 30-30 40-40 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। जवान भाइयों नमस्कार।